गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज फर्स्ट पेपर की आपकी आखिरी वीडियो है। ये लास्ट क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। तो और इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे जॉन डीवी को, ठीक है। तो जॉन डीवी के बारे में शुरू करते हैं। जॉन डीवी का जन्म 20 अक्टूबर 1854 को बर्लिंगटन में अमेरिका में हुआ था। मेनली पूछा जाता है कि जॉन डीवी कहाँ के थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ज़्यादातर हमने आपको पहले ही बताया है कि कंट्री याद रखना, कंट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंट्री पूछी जाती है। मृत्यु जून 1852 है, 1952 होगा क्योंकि 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी उनकी, ठीक है। रचनाओं की बात करें तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एंड सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इनकी, जॉन डीवी की सबसे ज़्यादा तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते एक बार, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, हाउ वी थिंक, द स्कूल एंड सोसाइटी, एक्सपीरियंस एंड नेचर, द चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जॉन डीवी की बुक्स, ठीक है। दार्शनिक विचार की बात करें तो ये ईश्वर को मानते थे, और जो मैंने दैवीय एकता की बात कही थी ना, वो उसी को स्वीकारते हैं कि ईश्वरीय शक्ति जो है सभी में विद्यमान है। मन के बारे में कहते हैं कि मन जो है वो जन्मजात नहीं होता, विकास के परिणामों द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जो सामाजिक समस्याएं होती हैं ना, उनसे उनका जो निराकरण होता है फिर मन ही करता है, ठीक है। ज्ञान के संबंध में इन्होंने कहा था कि इंसान क्रिया करके अनुभव ग्रहण करता है, ठीक है, और फिर इसी अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। मूल्य के बारे में मूल्य के बारे में कहा जाए तो मूल्यों को इन्होंने इम्पोर्टेंट माना, और इन्होंने कहा था कि जो मूल्य हैं वो निश्चित नहीं होते, मूल्यों को इंसान सीखता है, ठीक है, ग्रहण करता है, ठीक है। सॉरी। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहा था कि जो योग्यताएं या क्षमताओं का जो विकास होता है शिक्षा के द्वारा, वो उससे वह पर्यावरण पर नियंत्रण कर सकता है और संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। ऐसी क्षमताओं शिक्षा के द्वारा ऐसी क्षमता योग्यता का विकास करता है जिससे वह पर्यावरण पर नियंत्रण कर सकता है और संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। जैसे पर्यावरण पे कंट्रोल किस तरीके से, जैसे आज के टाइम पे जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, टेम्परेचर हाई करके क्या नाम है जो है सर्दियों में भी गर्मी वाली जो फसल है वो उगाई जाती है। तो मेनली जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो फार्मिंग में प्रयोग किया जाता है और जो एनवायरनमेंट पे जो असर पड़ता है वो तो पड़ता ही है, ये सब एनवायरनमेंट की बातें हैं। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है कि सर्दियों में जो है इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर गर्मियों की तरह रहता है और उसी हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। तो एक तरीके से पर्यावरण पे वो कंट्रोल ही तो कर रहे हैं और संभावनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाते हैं। किसने सोचा था कोई हवा में उड़ेगा, किसने सोचा था मोबाइल से या एक दूसरे से इस तरह से बातें करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए उद्देश्यों की बात करें तो प्रजातंत्र मूल्यों का विकास करना, नैतिक विकास, व्यक्तिगत विकास, अनुभवों का पुनर्निर्माण और सामाजिक कुशलता का विकास, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अनुभव का पुनर्निर्माण समझ लीजिए। देखिए जब आपके अंदर अनुभव आ जाता है तो उससे फिर देखिए ऐसे समझिए इसको,
आपने रोटी बनाना सीखा, मतलब सीखा क्या, आपने देखा रोटी बनाना, है ना, या फिर कोई डिश बनाना आपने आपके मम्मी बना रही हैं तो आपने देखा कि हाँ कैसे कैसे बन रहा है, तो वो आपने अनुभव किया, देखा, प्रत्यक्ष रूप से उसको आपने अनुभव किया, है ना। उसका फिर आपने क्या किया, इम्प्लीटेशन किया, उसका पुनर्निर्माण किया, मतलब फिर अपने आप से आपने उसको अनुभव को स्मरण करते हुए उस क्रिया को दोहराया और यानी कि पुनर्निर्माण किया, तो वही हो गया अनुभवों का पुनर्निर्माण। ठीक है, चलिए पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में कुछ सिद्धांत थे, जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, मतलब इस तरह का पाठ्यक्रम बनाओ कि बच्चे के लिए भावी जीवन में उपयोगी हो, है ना। रुचि का सिद्धांत ऐसा हो जो रुचिकर हो, क्रियाशील हो, बच्चे क्रियाशील रहें, है ना। अब देखिए पाठ्यक्रम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जॉन डीवी साहब मानते हैं कि अपरिहार्य तत्व, देखो अपरिहार्य मतलब अनिवार्य तत्व, ठीक है, अनिवार्य तत्वों को पहले स्थान पे रखा जाए, शिष्टाचार को दूसरे स्थान पे रखा जाए और इसी संबंध में पाठ्यक्रम का नियोजन हो, मतलब निर्माण हो। ठीक, समझ गए कि पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण हो कि आवश्यक तत्व पहले रखे जाएं, शिष्टाचारी जो तत्व हैं या शिष्टाचारी जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे स्थान पे हो, इस तरह का पाठ्यक्रम का निर्माण हो। ठीक है, शिक्षण विधियों की बात करें तो कैसी कैसी क्रिया विधि का प्रयोग हो, मतलब कैसे कैसे शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्रिया विधि, खोज विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि। बताइए प्रोजेक्ट विधि किसने दी, बता चुके हैं बहुत बार, है, कमेंट करिए। अनुशासन, देखिए अनुशासन की बात करें तो सामाजिक अनुशासन की संज्ञा दी। ठीक है, मतलब विद्यालय की सहयोगी क्रियाओं द्वारा अनुशासित किया जाए, मतलब बच्चे को समूह बनाकर जो है क्रिया करवाई जाए और फिर बच्चे उसमें, मतलब ऐसा हो जाए कि भाई बच्चे समूह बना दिया और कौन कितना अच्छा काम कर रहा है या कौन कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, तो लोग अपने आप को अच्छे से उस मतलब समूह में रिप्रेजेंट अपने आप को करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से वो जो है क्या बोलते हैं, अनुशासित रहेंगे। ठीक है, तो सामाजिक अनुशासन की इन्होंने संज्ञा दी कि भाई जिस तरह से समाज में लोग अनुशासित रहते वैसे ही अनुशासन की आवश्यकता है। इन्होंने एक विद्यालय खोला शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने एक लेबोरेटरी स्कूल खोला। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया कि अवधारणाओं को मूर्त रूप देने के लिए, मतलब जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको वो मूर्त रूप में बता सके। जैसे आजकल जो है बहुत से टीचर जो होते हैं वो लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो क्या नाम है, अलग पांडे सर फिजिक्स वाला, है ना, तो वो जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो है मूर्त रूप में देख के वो चीज़ें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ऐसी चीज़ है वो। ठीक है, अब बात करें विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उन्होंने ये एक अपनी बात कही कि विद्यालय को इस तरह से पढ़ाना चाहिए या इस तरह से क्रियाएं करनी चाहिए कि जो समाज जो चाहता है उस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, समाज को उन्होंने इम्पोर्टेंट माना है, मतलब इम्पोर्टेंस दी है समाज को। विद्यालय की बात करें तो समाज का लघु रूप बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समाज का लघु रूप किसने माना, है ना। ठीक है, शिक्षक को इन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में माना है, यानी कि एक तरीके से गौण मारा है। छात्र क्या है, छात्र प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए तो ये इसी के साथ आपका पहला पेपर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने इसको इस तरह से और कराया ताकि आप लोगों का जैसे अगर MCQ ना हो करके अगर रिटन भी हो तो आप लोग ईज़िली कर सकते हो, और फिर आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो अच्छा रहेगा कि आगे चल के आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने देखा है कि जब मैंने भी B.Ed किया था तो इस तरह से कहीं भी देखने को नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि आगे चल के हम भी यही करेंगे कि आप लोगों को
सुविधा रहे, ताकि समझ में आए चीज़ें अच्छे से, है ना। समझाने को वैसे मिलती नहीं है, टीचर भी इतना मतलब स्कूल में कहाँ ही इतना हो पाता है, ठीक है। चलिए, तो फिर ज़्यादा बातें करना आता नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिएगा। सेकंड पेपर कंटिन्यू चल ही रहा है आप लोगों का, जल्दी से थर्ड पेपर भी कंटिन्यू करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं यूपी टेट के, अभी देखो यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है, तो फिर मैं यूपी टेट की क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो उसमें फिर और ज़्यादा, अभी देखिए अभी आपका एग्ज़ाम जल्दी लगा हुआ है, तो तो उसी हिसाब से फिर भी मैंने काफ़ी एलिब्रेट करके बताया है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है और सारी चीज़ें विधिवत तौर पे बताई है। लेकिन जब यूपी टेट बताएंगे तो जैसे कोहल वर्ग था और आपके क्या बोलते हैं जिन प्याजे थे, तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके और बताएंगे। लेकिन हाँ, याद रखिए सेकंड पेपर आपका साइकोलॉजी का है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो साइकोलॉजी आगे चल के जब आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, डी प्लस जिसमें भी एग्ज़ाम देना चाहे, तो साइकोलॉजी उसमें सब में आती है। तो अभी मैं जो आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा सेकंड पेपर में, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ताकि ज़्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग मतलब टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन हाँ, यूपी टेट में बहुत अच्छे से बताएंगे, मतलब जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे वो और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करके बताएंगे, तो वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं पेपर 2 के साथ, ठीक है। पेपर 2 तो कंटिन्यू चल ही रहा है, वही करते हैं। पेपर 3 के नोट्स बन रहे हैं, वो भी आपको जल्दी कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।